पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है और इसे वापस लाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी का सपना भी है। आंकड़े बताते हैं कि भारत सैन्य, कूटनीतिक और नैतिक रूप से इस लड़ाई के लिए तैयार है। पीओके की जनता की बेचैनी, भारत की ताकत और वैश्विक समर्थन, ये सब संकेत देते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके में तिरंगा लहराएगा। लेकिन इसके लिए हमें सजग भी रहना होगा और चुनौतियों के बारे में भी जानना होगा। पीओके से पाकिस्तान के कब्जे को हटाना कितना मुश्किल होगा, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पीओके काफी दुर्गम क्षेत्र है, जहां पर ऊंचे पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, गहरी घाटियां हैं और संकरे पासेस हैं। और इसके अलावा दावे ये भी किए जा रहे हैं कि पीओके में चीन ने बंकर्स का निर्माण किया है। पीओके चीन के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा इसी से गुजरता है। लेकिन अगर भारत पीओके की लड़ाई लड़ता है तो इसके लिए भारत को एडवांस रणनीति और एक मुश्किल लड़ाई लड़नी होगी। नीलम वैली, लीपा वैली और झेलम कॉरिडोर की लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि ये इलाके काफी दुर्गम हैं और ऊंचे पहाड़ों की लड़ाई लड़ना ऐसे में काफी मुश्किल हो जाता है। माना यह जा रहा है कि पीओके को लेकर पाकिस्तानी सेना का हमेशा से डर रहा है कि भारत इसे उसके कब्जे से आजाद करवाने की जरूर कोशिश करेगा। लिहाजा पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, बंकर, तोपखाना, पोजीशंस, इसके साथ ही सरंग 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और कमांड हेडक्वार्टर्स तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा पीओके की लड़ाई लड़ना पाकिस्तानी सेना के लिए होम टर्फ पर लड़ाई होगी, यानी कि सप्लाई से लेके गाइडेंस और बैकअप उनका होगा, जबकि भारत के लिए यह पूरी तरीके से एक नया इलाका होगा और इस दुर्गम क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं होगी। वहीं चीन के इंजीनियर, पीएलए से जुड़े हुए निर्माण संगठन और सीपेक सुरक्षा में पीएलए से संबंधित दस्ते पहले से ही पीओके में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने ऐसे निर्माण कार्य कर दिए जिनका मकसद भारतीय सैनिकों को हमले के दौरान मुश्किलें पैदा करना है। यानी कि पीओके को वापस लाने की लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे की नहीं है, बल्कि 2 मोर्चों की ये लड़ाई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है सीपेक, जिसका प्रमुख हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। और अगर भारत यहां पर कोई भी सीधी कार्रवाई करता है तो चीन इसे सीधे स्ट्रैटेजिक खतरे के रूप में देखता है। लिहाजा एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस दौरान चीन भारत को रोकने की कोशिश कर सकता है और युद्ध की स्थिति में चीन आर्टिलरी इंटेलिजेंस, ड्रोन और सैटेलाइट डेटा पाकिस्तान को दे सकता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर अंडर अटैक जैसे नैरेटिव को फैला सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से रिहा करने के लिए भारत की संभावित स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पीओके में भी भारतीय सेना सर्विलांस करती रहती है। उस इलाके की भी भारतीय सेना को काफी जानकारी है, लेकिन भारत सरकार क्या करने वाली है ये टॉप सीक्रेट है। इसकी जानकारी चंद लोगों को ही होगी। पीओके की लड़ाई जीतने के लिए भारत के स्पेशल फोर्स को एयरफोर्स के साथ मिलकर जबरदस्त ऑपरेशन चलाना होगा और सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी अपना सकता है, यानी कि थोड़े थोड़े क्षेत्र पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ सकता है। भारत सीमित ऑपरेशन चलाते हुए आगे बढ़े और वहीं भारत को एलओसी पर दूसरे मोर्चे को खोलना होगा, खासकर लीपा वैली और थितवाल जैसी जगहों पर। वहीं भारत को आक्रामक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट सर्विलांस के साथ साथ चीन और पाकिस्तान के जॉइंट कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स को तहस नहस करना होगा। इसके साथ ही भारत को पीओके के लोगों के विद्रोह को भी इनकैश करना होगा और इसके लिए पीओके के लोगों को कश्मीर में विकास की बात और सही तरीके से बतानी होगी। पीओके में मजबूत खुफिया सहयोग को बढ़ाना है, जबकि भारत को पीओके के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जो असंतोष है उसे और आगे बढ़ाना होगा। पीओके की मुश्किल स्थिति को देखते हुए भारत के लिए दुर्गम इलाकों में भारी युद्ध के बीच भारी हथियार, तोपें या फिर टैंक पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लिहाजा भारत को इन्फैंट्री और स्पेशल फोर्सेस को आगे भेजना पड़ेगा।
इसके अलावा पाकिस्तान की FCNA यानी कि फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज भी इस क्षेत्र में तैनाती रखती है, जिसे भारत को पहले ध्वस्त करना होगा और खास तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान को यह संभालती है। इन इलाकों में भारत को हर 1 इंच में भारी गोलीबारी करनी होगी और उन्हें न्यूट्रलाइज करना होगा। POK की सीमाओं पर भारत के पास सीमित सड़क संपर्क होंगे, जबकि गाड़ियों से रसद भेजना स्लो और टारगेटेबल होता है। लेकिन पाकिस्तान को अंदरूनी रास्तों की जानकारी होगी, जिसका उसे फायदा मिल सकता है, यानी पाकिस्तान इसमें एज पर होगा।